2020 का सेट 5। तो देखो पहला है 15, 18, 24 का लासा निकालना है। 15, 18 और 24 का लासा निकालो। और लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे सभी का। और एक तो तुम जानते हो ऐसे निकाल सकते हो, है ना, 15, 18, 24 करके। और दूसरा तरीका क्या है, गुणनखंड करेंगे सबका अलग अलग। 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5 अभाज्य गुणनखंड विधि। 18 का 2 और 2 तिहाई 6 तिहाई 18, ये गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे करके रफ में कर लेना है ना, ऐसे करके ऐसे गुणनखंड रफ में कर लेना, ये सारा भी रफ में ही करना है। और 24 बराबर 2 दूना 4, 4 और दूना 8, 8 तिहाई 24। तो घात के रूप में ये क्या हो गया, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, 2 की घात 1, 3 की घात 2 और ये 2 की घात 3 और 3 की घात 1। तो लासा कैसे बताया था, घात के रूप में अगर देखना है तो जो अगर 3 लेना है तो 3 कौन सा लेंगे, जो बड़ी घात में हो। ये है ना बड़ी घात में, तो 3 कौन सा लोगे, जो बड़ी घात में है। तो 2 है तो 3 की घात 2 ले लो, गुणे अब यहाँ पे 5 लेना है तो 5 भी वही लोगे जो बड़ी घात में हो। तो 5 तो और कहीं बड़ी घात है नहीं, यही है, और तो कोई बड़ी घात है नहीं, तो 5 को यही लेना है। अब 2 बचा तो 2 भी वही लोगे जो बड़ी घात में हो। तो कहाँ है, ये है बड़ी घात में, है ना, सबसे बड़ी घात यही है, 2 की घात 3, यही लासा है। तो ये कितना हो गया, 9 गुणे 5 और गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यही हो गया तुम्हारा लासा। 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, 360 हो गया। तो ये आंसर हो गया। आंसर इसमें से आ रहा है 360, चौथा ऑप्शन सही है। अब इसी का देखो खा बहुपद का सवाल है और बहुपद सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करेंगे। एक का ग देखते हैं। ग में देखो क्या कह रहा है, 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दिया हुआ है 3, 4, इसका मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है ना, इससे दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु जानते हो ना, ये होता है, ये मूल बिंदु है। तो यहाँ का निर्देशांक क्या होता है मूल बिंदु का, 0, 0 होता है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का सूत्र लगा दो, √(x2 - x1), इसको x2 मान लो या x1 मान लो, 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, हाँ y1 करो या y2 करो, एक ही बात है। चाहे y1 - y2, चाहे x1 - x2 करो, चाहे 1 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 1, वही आंसर आना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो 4 - 0 4 ही आएगा, है ना। इसको अपना कर लेना, कितना आया ये 9 और ये 16, 16 9 25 आया, 25 का रूट निकालोगे 5 आएगा। तो आ गई दूरी 5 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है यहाँ पे, 5 मात्रक। अब इसी का देखो घ, 2 त्रिभुज दिया है ABC और BDE, इसको बना लेते हैं घ। एक का घ, तो त्रिभुज ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखो ABC मान लो ऐसे बनाए हो ABC। अब बताओ ये ABC आ गया त्रिभुज ABC बन गया। अब इसमें तो एक कह रहा है त्रिभुज BD है और दोनों समबाहु हैं। अगर ये समबाहु है मान लो तो भुजा कितनी है, सारी भुजाएं बराबर है, AA मान लो, ठीक है। अब एक त्रिभुज BDE, BD मतलब यहीं से बनेगा और D कहाँ होगा बोल रहा है, D BC का मध्य बिंदु होना चाहिए। तो BD मान लो यहाँ पे है D, बोला है ना D BC का मध्य बिंदु होना चाहिए, तो ये हो गया D। अब त्रिभुज BDE ऐसे बना लो कहीं, ये हो गया BDE। ये 2 त्रिभुज हैं इस तरह से और दोनों ही क्या हैं, समबाहु हैं। तो समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसकी भुजा A माने हो और यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु माने हो तो ये दूरी कितनी हुई, A/2 हो गई, है ना, A की आधी हुई ना, ये मध्य बिंदु है। तो ये BD किसकी भुजा है, इस वाले त्रिभुज की है और ये भी समबाहु है। तो सारी की सारी भुजाएं A/2 ही होंगी, है ना, सब बराबर होंगी। ना समझ में आया। अब कह रहा है ABC और BD क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज BDE ये अनुपात निकालना है। तो तुम्हें मालूम है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब उनकी त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। समरूप होने के लिए कुछ मिलना चाहिए ना, कैसे कहोगे समरूप है, क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हैं। तो 60 60 60, ये भी 60 60 60, तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप त्रिभुज हो गए ना दोनों। समरूप त्रिभुज की
क्या है क्राइटेरिया? एंगल एंगल, दो कोण बराबर हुए तो समरूप हो जाए, दो कोण है तो तीसरा बराबर होगा ही। तो एंगल 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 के द्वारा ये समरूप है। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग किसके बराबर होता है? क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं? जो नाम दिया गया उसके अनुसार संगत भुजा देखो, ए बी की संगत कौन है? बी डी है। तो ए बी बटे बी डी का स्क्वायर होगा कौन? इस क्षेत्रफलों का अनुपात। ये प्रमेय था। तो ए बी कितना है? देखो ए है बटे बी डी कितना है? ए बटे 2 है। पलट जाएगा तो 2a बटे ए आ जाएगा। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया? 4a कट गया यहीं पे, तो 4/1 आया। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे सही है, घ का पहला ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4:1 अनुपात आया ना, 4:1, तो ये सही हो जाएगा। 1 नंबर का सवाल है ये। एक के अंग में क्या पूछ रहा है? 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, इसका मान बताना है। तो tan 45 का मान तो पता ही है 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, और बटे 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है? 1 ही आएगा। 1 में से 1 गया 0। 0 को किसी चीज़ से भी भाग दोगे, किसी से भी भाग दोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 आ रहा है। तो बताओ कि ये कह रहा है ये किसके बराबर है? क्या ये cos 90 के बराबर है जो आया है? यानी ये पूरा कितना आया है? 0 आया है। तो ये किसके बराबर है? क्या ये cos 90 के बराबर है? या ये पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या ये sin 90 के बराबर है? तो बताओ किसके बराबर है? और भी 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन और भी हैं जो कि tan 90 और sin 45। तो tan 90 और sin 45, तो ये 0 मान किसके लिए आता है? cos 90 के लिए आता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब चा जो है वो प्रायिकता का है, इसको नहीं करना है। अब दूसरा खंड करेंगे। दूसरा सवाल देख रहे हैं, दूसरे का प्रायिकता का है, इसको नहीं करना है। दूसरे का खा करेंगे। 1 नंबर के ही हैं लेकिन स्टेप इसमें लिखने पड़ेंगे, तो लिख दोगे जो दिया है। एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AE EC और BD ये सब दिया हुआ है, और D समांतर BC, तो जो दिया है वो पहले लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद तुम्हें मालूम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, अगर एक रेखा दूसरी भुजा के समांतर है तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये लिख दो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब मान रख दो, AD तुम्हें निकालना है, DB कितना है 10.8 बराबर AE कितना है 2.7, और ये 8.1। इससे पहले लिख देना। ठीक है। जो दिया है स्टेप में ऐसे ही लिखना है, ये हम तुम्हें खाली हल करना बता रहे हैं। यहाँ लिख देना जो दिया है बस वही लिख देना, और क्या ज्ञात करना है वो भी लिख देना। क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात करना है। लिख देना ज्ञात करना है AD, ऐसे लिख के तब ये हल करना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा ये लिख देंगे। ठीक। अब ये हो गया। अब हल करो। देखो ये समान अंक पे है, दशमलव हट जाएगा। 27 एकम 27 और 27 तिया 81 हो गया। ये इधर जा गुणा हुआ तो AD बराबर हो गया 10.8 बटे 3। 3 से कट जाएगा, 8 1 9 है ना, 3 से कट जाएगा तो क्या हो गया 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव आया 8 आया, तो 3 छंग 18, तो 3.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर। अब इसी का दूसरा देखो कह रहा है ग में है 2 का ग, sin 52 sin 38, ये तो भाई देखो कोटि पूरक आ रहे हैं। sin 52 sin 38 sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री, और माइनस cos 52 cos 38, cos 52 डिग्री और cos 38 डिग्री। तो ये क्या है? कोटि पूरक है ना, तो एक को बदल लो, क्या लिख दोगे? है ना 90 आएगा ना, तो sin 90 माइनस क्या लिख दें? 38 लिख दें, यही आएगा, 52 ही आएगा। और ये sin 38 है, और ये माइनस इसको भी कर दो, cos क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 38, और इसको ऐसे ही रहने दो cos 38। ये क्या बनेगा? sin 90 माइनस 38 क्या बनेगा?
cos 38 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो क्या बन गया, ये दोनों साइन थे ना, तो ये बन गया cos 38 इंटू साइन 38 माइनस, यहाँ देखो ये क्या है, cos 90 है तो cos 90 का क्या बनेगा, साइन बनेगा, तो साइन 38 बनेगा इंटू cos 38 बनेगा। दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, तो जीरो हो गए ना कट के, दोनों कट के जीरो हो गए, तो आंसर आ गया जीरो। इसके बाद घ में देखो क्या है, समांतर श्रेणी है वो नहीं करनी है, तो तीसरे का पहला खंड करेंगे। अब हम लोग तीसरे के काम में क्या करना है, 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 पावर m इंटू 5 पावर n लिखा हुआ है। तो पहले तुम्हें कह रहा है m और n के मान बताओ, तो m और n के मान तब बता पाओगे जब यहाँ पे भी घात के रूप में लिख दो इस संख्या को और दोनों की तुलना करो। तो जैसे 4000 है तो 4000 का तुम्हें क्या करना होगा, घात बनानी होगी। तो 4000 यहाँ से कर लो, 2 से काटो, कितना आएगा 2000, फिर 1000, इससे करोगे 500, फिर 250, फिर 125, अब 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 2 की घात कितनी बनी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 की, इसको हम लिख देंगे 241 बटे 2 की घात 5 और गुणे 5 की घात 3, 5 की घात 3 बराबर 241 बटे 2 की घात m गुणे 5 की घात n। अब दोनों की तुलना करने पर, तो 2 की घात m और यहाँ 2 की घात 5 है, तो लिखोगे तुलना करने पर, दाएं और बाएं पक्ष की तुलना करने पर m बराबर 5 तथा n बराबर 3, ये m और n के मान आ गए। अब कह रहा है भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी करो। इस संख्या का दशमलव तुम्हें पता चल गया ना, ये कितना है, ये संख्या पता चल गया है। तो दशमलव प्रसार कैसे करोगे, 241 बटे 2 की घात 5 है और ये 5 है, तो कितना हो गया, 3 तो इसके साथ 10 हो जाएंगे ना, 2 गुणे 5 है ना, मिला, और 1 2 के साथ फिर एक 5 हो गया, फिर 1 2 के साथ एक और 5 हो गया। अब 2 बच गए, 3 तो इसके साथ हो गए 5 5 जोड़े में, और 2 बच रहा है तो एक और 5, और फिर 2 बच रहा है उसके साथ भी एक और 5। ये हम लोगों ने खुद से किया, तो खुद से किया है गुणा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना, तो 5 गुणे 5 कर दो। अब ये देखो 10 10 10 10 10, तो बराबर क्या, अब ये गुणा करो 25 और 241 का कितना आया, 241 गुणे 25, और यहाँ पे आ गए 10, कितनी बार 10 आए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे एक बार 10 गुणे 10, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको डायरेक्ट दशमलव में बदल देंगे, ये कितना आया, 24 गुणे 25, 241 है, हाँ 241 है, तो कितना आया 6025, इतना आया। और बटे में ये देखो जितने कितने आ जाएंगे, जितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दशमलव कहाँ लगता है, जितने जीरो होते हैं उतने अंक पीछे आ जाता है। तो 1 2 3 4 और एक अंक और 5, तो 0.0625 भी है ना यहाँ पे, 6025 दशमलव 5 अंक पीछे आ गया है ना, 1 2 3 4 5 अंक पीछे, जितने जीरो उतने पीछे, तो ये दशमलव रूप में आंसर हो गया। अब इसी में करते हैं अगला, तीसरे का ख, ये भी समांतर श्रेणी का सवाल है, नहीं करेंगे। ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। तीसरे का ग देखो कैसा है, 3 बिंदु दिए हैं और 2 बिंदुओं को बांटने वाला एक बिंदु है के द्वारा, 2 बिंदु हैं देखो, -3, 10, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है 6, -8, 6 -8, तो ये क्या है, और यहाँ पे एक बिंदु है जो कि इसको m1 और m2 अनुपात में बांटता है, तो इसको xy मानते हो, ये दिया हुआ है -1, 6, तो ये हो गया x और y, और ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2, है ना, ऐसे मानते हो। अब तुमसे पूछ रहा है अनुपात बताओ, m1/m2 बताना है, तो सीधे सूत्र लगा दो, तो लिखोगे विभाजन सूत्र द्वारा
x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर में भी यहीं से निकला है, पहले देख लेते हैं तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, अनुपात एक ही से निकल सकता है। तो x बराबर मतलब -1, m1 कितना है निकालना है तुमको, x2 6 है प्लस m2 निकालना है इंटू x1 -3 है तो -3 बटे m1 प्लस m2। अब ये पूरा इधर गुणा होगा तो ये पूरा गुणा होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, इतने ही आएंगे ना, एक से गुणा होगा तो वही आएगा। तो -m1 और -m2 बना ना ये, और ये क्या बना 6m1 माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -3m2, m1 को m1 की तरफ, m2 को m2 की तरफ, तो -m1 और -6m1 बराबर -3m2 प्लस 1m2। अब यहाँ से क्या गया -7m1 बराबर -2m2 बना। तो m1 बटे m2 क्या बना, m1 बटे m2 दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल, गुणा में है, तो m1 बटे m2 बराबर 7 इधर से ले, हाँ नहीं m1 ये बटे आया और ये उधर जाएगा 2 के नीचे जाएगा, हाँ 2/7 हो गया, तो 2/7, तो यही तो चाहिए था ना, अनुपात ही तो पूछा था, यहाँ तक आ रहा है ना। तो m1 अनुपाते m2 आ गया 2:7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं घ पे। देखो क्या कह रहा है, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 है और फिर दोनों को जोड़ दिया जा रहा है तो एक घनाभ बन रहा है। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लो घन को हम ये वर्ग के रूप में बना रहे हैं, है ना, ये एक घन है और दोनों बराबर हैं, दोनों की भुजाएं बराबर हैं, जिनमें से दो घन हैं, क्या बोला गया है, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 है। तो आयतन बराबर है तो भुजाएं भी इसका मतलब बराबर ही होंगी, है ना। तो एक घन का मान लिया भुजाएं कितनी है, a है, एक घन ले लिया कोई, मान लो ये भी वर्ग ही बना रहे हैं लेकिन घन का घन समझो इसको, तो एक भुजा मान लो a है, सारी भुजाएं a हो गई और इसका आयतन दिया हुआ है 343। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब होता है ना, 343, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, a क्यूब बराबर 343। तुम सारी बातें लिख दोगे, दिया है घन का आयतन 343 घन सेंटीमीटर, माना घन की भुजा कितनी है, a है, तो अब a क्यूब यहाँ से निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, घन मूल। तो 343 का घन मूल होता है 7, निकाल के देख भी लोगे, 3 का जोड़ा बनाओगे, गुणनखंड करो और 3 का जोड़ा बनाओ, तो घन मूल यहाँ पे हो गया 7 सेंटीमीटर भुजा आ गई। ठीक है, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इन दोनों घनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों ही बराबर घन थे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, और दोनों को जोड़ दिया गया, ये देखो जुड़ गया ऐसे। तो जब जुड़ गया तो ये 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, तो लंबाई कितनी हो गई घनाभ की, 6। तो लिख दोगे, दोनों घनों को जोड़ने के पश्चात बने घनाभ की लंबाई, है ना, पूरा भाषा लिखना, दोनों घनों को जोड़ने के पश्चात बने घनाभ की लंबाई बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा, चौड़ाई कहाँ फर्क पड़ेगा, चौड़ाई तो वही है ना, देखो वही है, चौड़ाई 7 ही सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी उतना ही रहेगी। ऊंचाई क्यों बढ़ेगी, अगर दो डिब्बे ऐसे जोड़ दो सामने सामने, तो दो बराबर डिब्बे अगर जोड़ दो तो ऊंचे हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, ऊंचाई उतनी ही रहेगी, तो ऊंचाई बराबर भी 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इस घनाभ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, LB/BH HL, LB + BH + HL, यानी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, तो गुणा कर दो, LB 14 × 7 प्लस BH 7 × 7 प्लस HL मतलब ऊंचाई और लंबाई 7 × 14 हो गया। अब ये देखो 14 × 7 बोलो 98, ठीक है, 14 से 98 प्लस 49 प्लस 98, सब जोड़ दो तो कितना हो गया,
तो ये हो गया 8 8 16 और 9 25, 8 8 16 9 25 और 2 4 2 6 9 9 18 6 24 245 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा घनाभ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये घ हो गया। अब चौथा करेंगे। इसमें देखो क्या है, 3 बिंदु दिए हुए हैं, निर्देशांक है त्रिभुज के शीर्षों का और त्रिभुज का तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ए पहला बिंदु दिया हुआ है ए कॉमा बी प्लस सी, मतलब ऐसे एक त्रिभुज बना है मान लो, तो उसके तीनों बिंदु दिए हुए हैं शीर्ष के। अब ये पता नहीं वो त्रिभुज कैसा है कि नहीं है, बस बोल दिया है कि अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं ये तो क्षेत्रफल निकालो। मान लो ये ए है तो ये वाला है, और बी और सी, तो बी देखो कितना है, बी कॉमा सी प्लस ए। इसी तरह बिंदु बी जो है वो बी कॉमा सी प्लस ए है, और बिंदु सी जो है वो है सी कॉमा ए प्लस बी। बिंदु सी है वो सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी, इस तरह से बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी, ये तीनों निर्देशांक हैं यहाँ के। ठीक है, ए बी सी ऐसे मानो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र तो पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे रख दो सूत्र में। अब x1 कहाँ है, ये है x1 और ये है पूरा y1, ये है x2 और ये पूरा है y2, ये x3 और ये पूरा y3। तो चलो यहीं पे रखो, थोड़ा सा बस मान बदल दिया है कैलकुलेशन करने के लिए। तो x1 मतलब a ब्रैकेट y2 मतलब c प्लस a माइनस y3 मतलब a प्लस b। तो देखो a प्लस बी है ना, तो उसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ये मझला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है ना पीछे तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। एक से ज़्यादा पद आ जाते हैं तो माइनस के पीछे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो हो गया, तो क्या हो गया y2 माइनस y3। अब x2 देखो कौन है, b है, और फिर ब्रैकेट में यहाँ भी एक मंजिला ब्रैकेट y3 मतलब a प्लस बी माइनस y1 b प्लस सी, फिर से ब्रैकेट आएगा b प्लस सी। ठीक है, अब आ जाओ प्लस x3 c है और ब्रैकेट में b प्लस सी। तो यहाँ मंजिला ब्रैकेट बनाओ, उसमें y1 मतलब b प्लस सी, उसमें से घटेगा कौन, y2 c प्लस ए। तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा c प्लस ए और फिर ये ब्रैकेट बंद, और ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो। ये सब क्लोज कर दो मंजिले ब्रैकेट से, इसको भी मंजिले ब्रैकेट से क्लोज कर दो। अब हल करो चलो। तो ये 1/2, अब इस ब्रैकेट में देखो a वहीं रहने दो, इस ब्रैकेट को हल करो। देखो मंजिले ब्रैकेट को हल कर रहे हैं, c प्लस ए माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, बदल दिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर b कर्ली ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस, फिर से चेंज होगा, माइनस बी माइनस सी हो गया और बंद हो गया कर्ली ब्रैकेट। यहाँ जाओ c, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। अब यहाँ आ जाओ 1/2, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हल करो। देखो माइनस ए प्लस ए, सी माइनस बी बचा, तो ए के साथ बचा सी माइनस बी, फिर प्लस बी, अब यहाँ देखो माइनस बी प्लस बी, तो ए माइनस सी, तो बी के साथ कौन बचा, ए माइनस सी। यहाँ कर्ली ब्रैकेट में है ना ये लोग, कर्ली ब्रैकेट, तो बी के साथ भी बचा कर्ली ब्रैकेट ए माइनस सी, फिर प्लस यहाँ चले आओ सी और फिर कर्ली ब्रैकेट, सी और सी कट गया तो बी माइनस ए आ गया।
अब हल करो, आगे गुणा करो, तो 1/2 गुणा करोगे तो बिग ब्रैकेट में ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी है ना, बी ए कहो चाहे ए बी कहो एक ही बात है, माइनस बी सी है ना, बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए बिग ब्रैकेट। अब देखो प्लस ए सी माइनस ए सी है ना, एक ही बात है, सी ए बोल सकते हैं ना इसको, सी ए को ए सी कह सकते थे, ए सी और माइनस और ए सी यहाँ पर प्लस कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी ये भी कट गया, तो 1/2 यहाँ आ रहा है, तो 1/2 गुणे ब्रैकेट में क्या बचा 0, तो गुणा होके क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया आंसर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 मात्र। ठीक, तो देखो चौथे का ख कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा व्यास दिया हुआ है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी, तो ये 30 सेंटीमीटर है व्यास। ठीक है, तो फिर त्रिज्या कितनी हुई 15 सेंटीमीटर है ना, ये 15 सेंटीमीटर हो गई ए ओ, तो सब लिख देंगे, व्यास दिया है, व्यास ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या ए ओ बराबर 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या ए ओ मतलब आर बराबर 15 सेंटीमीटर ये दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसका जो शेडेड पार्ट है वृत्तखंड ये है ना, ये तो त्रिज्य खंड है पूरा, और ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है वृत्तखंड है, इसका तुम्हें निकालना है एरिया। तो क्या करें, त्रिज्य खंड के एरिया में से वृत्तखंड का एरिया माइनस कर दें, और यहाँ पे देखो कह रहा है केंद्र पे कोण 60 डिग्री बन रहा है, तो अगर पहले बताया गया अगर 60 डिग्री बन रहा है तो क्योंकि ये 15 है ये भी 15 है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, और ये दोनों कोण बराबर होंगे, और ये बराबर यहाँ 60 है तो 60 ही तो होना पड़ेगा 180 होने के लिए है ना, तो ये दोनों 60 है, जब तीनों 60 हो गए इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र आराम से √3/4 भुजा स्क्वायर निकाल लेंगे त्रिभुज का, और फिर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 60 है और ये 360 है, पाई मतलब दिया है, देखो पाई का मान यहाँ दिया गया 3.14, 22/7 नहीं लेना है 3.14, और आर स्क्वायर कितना है 15 ना, त्रिज्या 15 है तो 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 60 कट गया और इधर 6×6 = 36, तो 1/6 आया यहाँ पे, तो ये गुणा हो गया 3.14/6 गुणे 15 225 आ गया। ठीक, अब ये कट रहा है यहाँ से, देखो 3 दूना 6, 3 7 21 और 1 3 5 15। अब यहाँ से 2 से भी कट रहा है, तो 2 एकम 2 और यहाँ 2 पंजे 10 और 2 7 14, 1.57, तो ये हो गया 1.57 × 75। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे जो आएगा वो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो गुणा करके दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे 75 और 1.57 को गुणा कर लो 75 से, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 28 और 2 5 कम 5 और 2 7। अब यहाँ से कर लो 7 7 49, 4 7 5 35, 4 39, 3 और 7 कम 7 3 10, 5 7 10 6 16, 5 और ये 7 17 हुआ, 17 और 1 10 7 17 ये भी हुआ, और फिर यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ से अब दो अंक पे दशमलव लिखे लगेगा तो 117.75, तो ये आ गया 117.75 ये आया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले बता देंगे कि समबाहु क्यों है, शुरुआत में सारी बातें लिख देंगे जो दिया है, और ये बता देंगे कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOC का
क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, त्रिज्या ही है ना। तो √3 का मान भी यहाँ दिया है 1.73, तो 1.73 अपॉन 4 इंटू भुजा, भुजा मतलब 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 1.73 गुणे 15 हम 225/4 आया। ठीक है, अब 225 है, 1.73 है, भाग 2 गुणा करो, जो भी करना है कर सकते हो। तो मान लो 225 को हम भाग दे देते हैं 4 से, तो 4 पंजे 20, 1 बचा 5 आया, तो 4 तिहाई 12, फिर 3 बचा 0, 4 सत्ते 28। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 5 उतर गया, तो 4 तिहाई हमने 12 किया, 3 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद 0 और 4 सत्ते 28, फिर 2 0, फिर 4 पंजे 20, 53.75 आया। ठीक है, 4 पंजे 20 और ये 4 पंजे 20, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ 1 मिनट। तो 4 पंजे 20 और यहाँ पे 2 बच रहा है, और यहाँ आ गया 5, फिर 4 छंग 24 आया, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 4 दूना 8, फिर 2 बचा 0, 4 पंजे 20, 56.25। ठीक है, सही है। और 4 छंग 24, 1 और फिर 0.0, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया, तो 56.25। तो 56.25 इन दोनों को भाग देने पर आया, बचा क्या 1.73 इंटू 56.25, इन दोनों गुणा करना होगा। तो गुणा कर लेते हैं, 56.25 को गुणा करना है 1.73 से, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 छंग 42 और 1 43, 4 7 पंजे 35, 4 39, फिर 1 5, 1 2, 1 6, 1 5, 5 7 5 12, 8 7 15, 15 और 5, 8 7 12 और हासिल 1 गया, तो 8 8 16 और 5 21, 2 5 2 7 3 10 2 12, 1 9 1 10 1 11 और 6 17, 1 5 4 9, ये आया 4 अंक पे दशमलव 1 2 3 4, 97.2125। तो ये आ गया 97.21। आगे नहीं जाएंगे, 2 अंक तक निकाल लिया। तो ये आ गया किसका, त्रिभुज का। अब क्या करना है, छायांकित भाग निकालना है, तो दोनों को माइनस कर दें। तो छायांकित भाग बराबर छायांकित क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुमसे पूछा गया है, वृत्तखंड बराबर त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, ये लिख देंगे, उसके बाद दोनों मान रख देंगे। तो त्रिज्यखंड 117.75 और त्रिभुज है 97.21, 97.21, दोनों को घटा लेंगे यहाँ पे। तो घटा के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 117.75 में से 97.21 घटा लो, 5 1 4 और 7 2 5.770 11 9 2, तो ये आ रहा है 11 9 2 20.54। तो ये आ गया 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला करते हैं इसी का ग, चौथे का ग करेंगे। ठीक है, इसको इरेज। अब देखो क्या दिया है चौथे ग में, कॉसेक थीटा का मान दिया है, टेन थीटा कॉस थीटा का मान बताना है। तो कॉसेक थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा मतलब होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, है ना, ये दिया हुआ है। और ये क्या है, 5 दूनी 10 3 13, 5 दूनी 10 3 13, 13/5 कह देंगे, दिया हुआ है। तो कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार निकाल लेंगे। तो अतः यहाँ से कर्ण क्या मिल गया हमको, कर्ण बराबर 13x लिखेंगे और लंब बराबर हो गया 5x। ठीक है, तो फिर आधार निकालना है हमें। तो आधार का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार का स्क्वायर बराबर लिख देंगे ये सब, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 13x है, 13x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। 169 में से 25 जाएगा, 144 आएगा, तो 144x स्क्वायर आएगा।
क्या आ गया, आधार स्क्वायर। तो फिर आधार क्या आएगा, 144 का रूट निकाल लेंगे, 144x स्क्वायर बराबर 12x, है ना, 12x आ गया, ये आ गया कौन आ गया, आधार आ गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, tan थीटा। तो अतः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब मतलब लंब कितना है, यहाँ पे लिखा है 5x, तो ये लिख लेना 5x बटे आधार कितना आया है 12x, तो 12x ये कट गया तो आ गया 5 बटे 12, तो ये आ गया tan थीटा, है ना, एक आंसर मिल गया। दूसरा है पुनः cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। अब बताओ आधार कितना है, आधार यहाँ पे हमने निकाला है 12x और कर्ण कितना है 13x, तो ये हो गया 12x बटे 13x, x कट गया बराबर 12 बटे 13, तो ये दूसरा आंसर मिल गया। ठीक है, इन दोनों का आंसर हो गया। अब इसी में करेंगे चौथे का घ है, जो कि कहा जा रहा है सिद्ध करो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कई बार बना चुके हैं, पिछले 12 वीडियोस 10 वीडियोस हो चुकी हैं, उनमें ये सभी सवाल किए गए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। 2022 के सभी पेपर्स में क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो अब करते हैं पाँचवें का क में क्या कह रहा है, दो समीकरण दिए गए हैं, इनमें k का मान बताइए कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। अपरिमित रूप से अनेक हल अगर हैं तो k का मान क्या आएगा ये बताना है। तो पहले क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरणों को मानक रूप में बदलने पर। तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप लिख देंगे, मानक रूप ax + by + c बराबर 0 के रूप में बदलने पर, ठीक है, लिख देंगे भाषा। उसके बाद इसको बदलेंगे तो क्या बनेगा, ये kx, देखो ax हो गया प्लस by, और ये c इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, -k हो जाएगा, और ये भी माइनस की जगह ये +3 हो जाएगा, तो ये c हो गया, ठीक है, बराबर 0, मानक रूप में आ गया। इसी तरह इसको भी मानक रूप में बदल लो, तथा 12x + ky - k पीछे आएगा, ये c हो गया 0, c2 है ना। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी लिख लेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या है, a1 क्या है, a1 बराबर k है, और b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर -k + 3 है, ये c है पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पे मानते हैं तो माइनस यहाँ पे k है, c बराबर -k + 3 है, ओके, ये लिख देते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे a1 कितना है, a1 बराबर 12 है, a2 सॉरी यहाँ पे a2 और b2 बराबर k है, और c2 बराबर -k है। तो अपरिमित रूप से अनंत हल होने के लिए लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होगा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब सारे मान रख दो, a1 मतलब k बटे b1 मतलब 3, b1 a2 मीन्स a1 बटे a2 12, b1 बटे b2 मतलब 3 बटे b2 कितना है k, यहाँ पे k हो गया, बराबर c1 क्या है -k + 3 बटे c2 -k। तो देखो इन दोनों को ही हल कर लो, k का मान आ जाएगा। तो k गुणे k क्या आ गया, k², इधर क्या आ गया 12 दूनी 12 तिहाई 36, तो k² बराबर 36 है, तो k क्या होगा √36, तो बराबर ±6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, k का मान हो गया ±36, तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट करेंगे इसी का 5 का ख है। 5 के ख में देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये सिद्ध करते हैं, चलो पहले इसको हम लोग इरेज किया जाए। 5वें का ख समचतुर्भुज है, इसकी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा इसके विकर्णों के वर्गों के योग। ये विकर्ण है, समचतुर्भुज मान लो हो गया ABCD, ये विकर्ण है, यहाँ O कर लिया। तो विकर्ण पता है यहाँ 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, है ना,
ये भाग AO बराबर, ये सब मालूम है, बराबर हो जाएंगे सभी जगह 90 डिग्री पे। तो पहले ही हम लिख देंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण सम कोण पर सम द्विभाजित करते हैं, और जो दिया है वो सिद्ध करना है, वो कर देंगे। तो भुजाएं हो गई सब बराबर, तो सारा लिखेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर विकर्णों का योगफल, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं, अतः AO बराबर OC तथा AO बराबर OC तथा OB बराबर OD, या क्या कह सकते हैं, या AO बराबर OC बराबर हाफ AC तथा OB बराबर OD बराबर हाफ DB, है ना, या BD का आधा होगा OB और OD। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर अब त्रिभुज, अब यहाँ ये भी लिख देंगे कोण AOB, ये जितने कोण हैं सारे क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ये भी लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण, सारे कोण BOC, कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD, ये सारे ही कोण क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ये सब लिखने के बाद लिखेंगे सभी त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले त्रिभुज AOB में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या मिलेगा हमें, 90 के सामने ये कर्ण है, तो AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, AO स्क्वायर, AO को हम क्या लिख सकते हैं, AO स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जैसा यहाँ बताया गया AO को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AC। तो यहाँ लिख देंगे हाफ AC का स्क्वायर प्लस हाफ BD, वो भी लिखना है ना, तो हाफ BD का स्क्वायर, है कि नहीं। इस त्रिभुज में AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिखोगे तो AO स्क्वायर, AO की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ AC, और OB की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ BD। तो वही लिखा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और ये पूरे पे स्क्वायर होगा हाफ के साथ, है ना। तो ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस त्रिभुज में करेंगे, इसी प्रकार इस त्रिभुज में आ जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज का नाम लिख देंगे, त्रिभुज BOC में। तो क्या हो गया, 90 के सामने कर्ण, तो क्या बन गया ये BC स्क्वायर बराबर हाफ, ये क्या हो जाएगा, हाफ OD, हाफ BD, हाफ BD स्क्वायर, BD का आधा है ना ये, तो हाफ BD का हाफ, है ना, स्क्वायर प्लस OC को क्या लिखेंगे, हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ AC का स्क्वायर, है ना, इसे यहाँ पे भी लिखा है। अब इसी तरह से ये BC स्क्वायर बराबर टोटल, इसको सॉल्व कर दो, क्या आया फाइनली यहाँ पे 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह से इस त्रिभुज में पुनः, है ना, लिखते जाएंगे। इसी प्रकार त्रिभुज COD में लिख दो एक बार, चलो COD में ऐसे लिखते जाएंगे। फिर यहाँ कर्ण कौन है, 90 के सामने CD स्क्वायर बराबर हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर, तो हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ कर देंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर त्रिभुज AOD में यहाँ भी आ गया, क्या मिला, 90 के सामने कर्ण AD स्क्वायर बराबर हाफ OD स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर, हाफ BD स्क्वायर, हाफ BD का स्क्वायर प्लस हाफ
AC का स्क्वायर, यही बन रहा है ना। ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण 4 है। अब क्या करें, सभी को जोड़ दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, भुजाओं के वर्गों का योग, जैसा कि सिद्ध करना है भुजाओं के वर्गों का योग। तो इन सभी को जोड़ोगे, अगर 1, 2 और 3, 4 सभी को जोड़ दो तो भुजाओं के वर्गों का योग आ रहा है ना, AB स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ BC स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे CD स्क्वायर आ रहा है, और ये AD स्क्वायर। सब जुड़ जाएंगे और उधर जो बनना होगा बन जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। चलो करते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर। तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर, यही सारी भुजाएं बनेंगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर के सारे जुड़ेंगे। देखो 1/4 AC स्क्वायर, 1/4 AC स्क्वायर और 1 यहाँ पे भी देखो, यहाँ बनाया नहीं पूरा, यहाँ पे भी 1/4 AC स्क्वायर और 1/4 BD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर BD स्क्वायर सबको जोड़ते हैं। चलो, तो 1/4 AC स्क्वायर यहाँ मिला, 1/4 AC स्क्वायर यहाँ और यहाँ पे भी वही हो रहा है, 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। इन सबको एक साथ कर लेते हैं। तो कितने मिले, 4 मिले हैं ना। तो 1/4 4 बार मिले, यहाँ पे और यहाँ पे मिला एक, और एक मिला है यहाँ पे, है ना। 4 हैं, सभी हैं AC स्क्वायर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या बना। अब देखो उधर जगह नहीं बच रही, तो हम इधर लिख रहे हैं कितना, 4 बार 1/4 AC स्क्वायर 4 बार मिला है। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट जोड़ के, 4 इंटू 1/4 AC स्क्वायर, है ना। 4 मिले हैं 1/4 AC स्क्वायर। उसी तरह से BD स्क्वायर देखो, एक यहाँ है 1/4 BD स्क्वायर, एक यहाँ है 2, और एक यहाँ है, और एक यहाँ है। तो कितने मिले हैं, ये भी 4 मिले हैं। 4 मिले हैं कौन, 1/4 BD स्क्वायर। बस अब देखो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, बराबर करके आ गया। इसको हम लोग जगह अगर ऐसे लिखना था तो हम लोग यहाँ लिख सकते थे। कितने मिले हैं, 1/4 AC स्क्वायर मिले हैं और 1/4 BD स्क्वायर मिले हैं। ठीक है, ये 4 यहाँ से कट गया, तो ये बन गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, है ना, या इति सिद्धम। यही है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। विकर्ण AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, लास्ट में लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहे हैं, क्योंकि 5वें का जो ग है वो सर्वसमिका पे है त्रिकोणमिति की, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड में, उसे हम लोग नहीं करेंगे। और घ है माध्य निकालना है, आंकड़े दिए गए हैं और माध्य निकालना है और बहुलक। तो ऐसे सवाल हमने 2022 और 2021 में 7 सेट हैं उसमें किए हैं, 2021 में 2 सेट हैं, 9। तो 9 सेटों में ये सारे सवाल किए हुए हैं इस तरह के। तो ये आप जाकर उसमें देख सकते हो, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा, कई बार रिपीट किया है। तो वो ये सवाल भी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अब करते हैं इसी का 6वें का। ठीक है, तो एक मीनार के आधार से देखो, 6वें का में एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं। तो मान लो ये मीनार है, टावर है, टावर के आधार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और एक यहीं से 16 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 16 मीटर हो गया। एक बिंदु ये हो गया A और एक ये हो गया, मान लो ये D हो गया। ये बिंदु मीनार का जो आधार है उसको B मान रहे हैं और इसको C मान रहे हैं। तो इस बिंदु से जो 9 मीटर की दूरी पर है, 9 मीटर है ना आधार से, यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण जो बनता है और जो यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण बनता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक मतलब जोड़ने पर दोनों को 90 आता है। तो अगर यहाँ से जो बन रहा है, मान लिया यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि पूरक कोण कैसे निकाले जाते हैं, अगर एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 90 में से उसको घटाकर। तो ये है ना, एक थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो और यहाँ से पूरी दूरी कितनी है, ये 16 मीटर है इस त्रिभुज में। ठीक है, ये लिख देंगे हम लोग सारा। अब इसको हल करते हैं। त्रिभुज दोनों त्रिभुजों में अलग अलग करेंगे। ठीक, तो पहले लिख देते हैं त्रिभुज BCD में, जो जो दिया है वो सारा लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज BCD में।
तो क्या मिलेगा, लंब बटे माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h, ये भी लिख देंगे। तो BCD मतलब BC बटे BD बराबर h, ये हो जाएगा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो BC बटे BD क्या है, h बटे 9 है ना, बराबर tan थीटा यहाँ पे थीटा ही है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो एक इक्वेशन ये बना। दूसरा इक्वेशन बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर से लंब बटे आधार, तो आ जाएगा ये BC बटे AB है ना, BC बटे AB बराबर tan थीटा, फिर से यहाँ पे tan थीटा। तो कितना है ये, BC कितना है, BC h है, h अपॉन AB कितना है, 16 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 बराबर tan थीटा कितना है इसके लिए, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। वैसे थीटा नहीं लिखना चाहिए, थीटा डैश लिख लो, यहाँ का कोण अगर थीटा या फाई मान लो, जो भी मान लो है ना, इसको इस कोण का नाम अलग देंगे, tan AB ये भी लिख सकते हो। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या बना, tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया, ये cot थीटा, ठीक। तो ये हो गया h अपॉन 16 cot थीटा बराबर cot थीटा, h अपॉन 60 बराबर cot थीटा। तो h बराबर क्या हो गया, 16 इंटू cot थीटा, ये बना। अब देखो यहाँ से, यहाँ क्योंकि यहाँ cot आ रहा है और यहाँ पे tan है, तो अगर tan h/9 है तो फिर cot क्या आएगा, यहाँ से इसका उल्टा आएगा, cot थीटा बराबर 9/h आएगा। ये हम लोग लिख सकते हैं, इसका समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे और समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ पे, देखो cot थीटा का मान, cot थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9/h। तो यहाँ बना h इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9/h, h यहाँ आकर मल्टीप्लाई हुआ, h स्क्वायर बराबर 16 गुणे 9। अब 16 क्या है, h बराबर क्या आएगा, दोनों का वर्गमूल निकालना है। 16 और 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 16 का 4 और 9 का 3, 4 गुणे 3 बराबर 12, ठीक है, 12 मीटर। तो यही हमें निकालना था, सिद्ध करना था कि 12 मीटर है, तो सिद्ध हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसी का। अब देखो 6 के ख में भी आंकड़ों का माध्यक निकालना है, और ये भी सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कई बार हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब चलेंगे ग में, इसी का ग करेंगे, 5वें का ग है, 6वें का ग। पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास, ये गिलास है, इसकी ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, एक छिन्नक ही तो है ना, शंकु का छिन्नक। अगर शंकु को दोनों तरफ से, एक तरफ से दोनों तरफ से काट दिया जाए तो एक बन जाता है छिन्नक, है ना, या दोनों तरफ से क्या, एक तरफ से काटने पे देखो ये शंकु है, शंकु को अगर हम यहाँ से काट दें तो ऐसा आकृति बन जाएगी, है ना। तो ये शंकु का छिन्नक होता है। तो शंकु का छिन्नक का क्या क्या दिया हुआ है, जो बड़ी त्रिज्या है उसको हम R1 मान रहे हैं, जो छोटी त्रिज्या है उसको R2 मान रहे हैं, ये सभी दिया हुआ है। तो P और ऊंचाई कितनी है h, तो सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे। छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, आधारों की त्रिज्याएं, पहली त्रिज्या R1 बराबर देखो दिया हुआ है 6 से, व्यास दिया हुआ है, सिरों का व्यास 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर बड़ी वाली और छोटी वाली हो गई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे सिरों की त्रिज्याएं R1 बराबर 3 सेंटीमीटर और R2 बराबर 2 सेंटीमीटर, और जहाँ पे R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 R2 से बड़ी है, बड़ी वाली त्रिज्या को हमने R1 माना है, छोटी वाली को R2, ठीक है। ये सारी बातें लिख देंगे। छिन्नक के आयतन का सूत्र 1/3, ये आयतन का सूत्र है। अब सारे मान यहाँ पे रख देंगे, सब कुछ दिया हुआ है। देखो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, h मतलब 14, और फिर ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस R2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस R1 R2 मतलब 3 इंटू 2, ठीक। ये 1/3 और 22 दूना 44, और ब्रैकेट में क्या बचा 9 + 4 + 6। अब हल करेंगे इसको, ठीक है। 44/3 और गुणे यहाँ पे 6 × 4 = 10 और 9 = 19। अब इसी को हल कर लेंगे हम सारा।
तो 19 कैसे भी करना चाहो, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 19 को हम 3 से भाग देना चाह रहे हैं, तो 3 छंग 18 हो गया, एक आया 0.0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 333 आएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं क्या आया 6.33 और ये 44 बचा। तो 44 को किससे गुणा कर दें 6.33 से, है ना। इसका 19 और 3 को भाग दिया है तो ये आया, उसको 44 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 44 से गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, 1 4 छंग 24 और 1 25। 4 से किया फिर से 4 करोगे तो यही सब आएगा। तो 2 3 5 2, 2 3 2 5, 5 3 8 और 5 2 7 और ये 2 अंक पे दशमलव लग गया, 278.52 आ गया यहाँ पे। तो यह आ गया 278.52 घन सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। धारिता पूछा था, इसका धारिता मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट करें 6वें के घ में क्या कह रहा है। एक कक्षा परीक्षण में, कक्षा टेस्ट में, क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y, ऐसे लिख लेंगे, लिख देंगे। माना गणित में प्राप्त अंक x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कह रहा है वो कर दो। प्रश्नानुसार अंकों का योग, दैट मीन्स x प्लस वाई, दोनों का मिला के x प्लस वाई दिया है 30 है। एक समीकरण बन गया, यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं, 30 माइनस x बन रहा है, ठीक है। ये समीकरण 1 बन रहा है। अब यहाँ कह रहा है अगला स्टेटमेंट है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या मिला है, गणित में 2 अंक अधिक, दैट मीन्स x प्लस 2 मिला है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में y लिए थे उसमें से 3 अंक कम, तो दोनों का गुणनफल, ऐसा बोला गया है, दोनों का गुणनफल कितना आता है 210 आता है, ऐसा है। अब गुणा कर लो, तो अब y की जगह क्या लिख सकते हो 30 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 2 और यहाँ y की जगह 30 माइनस एक्स और माइनस 3 लिख दिया बराबर 210। 30 और माइनस 3 27 हुआ, तो प्लस 27 आएगा ना, 30 में से माइनस 3 प्लस 27 और माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स लिखेंगे इसको। तो ये बन रहा है x प्लस 2 और ये बन रहा है 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब गुणा करोगे यहाँ पे, तो x का 27 के साथ 27x, x का माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूना प्लस 54 और 27 माइनस 2x और 10 इधर ले आओ, तो 2 माइनस 210 बराबर 0। अब देखो 27 में से 2 गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 27x में से 2x गया 25x और प्लस 54 माइनस 210 घटा लेंगे, तो 210 में से कितना घटा लें 54, कितना आ गया 10 में से 4 गया 6 0, फिर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 156 बच रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस में 156 है ना, तो माइनस 156 बराबर 0। माइनस यहाँ से हटाना है तो गुणा कर लो, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। अब 156 का हम गुणनखंड करें, पता करें, गुणा करने पर 156 आया और प्लस क्या करा जोड़ने पर 25 आया। तो ये हो गया 2 7 14, 1 2 8 16, 2 3 6 और 1 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और फिर 13 एकम 13। तो ये देखो क्या मिल रहा है, 4 2 दूनी 4 3 12, 12 ये हो गया और ये 13। तो 12 और 13 को गुणा करेंगे तो ये आएगा ही आएगा और इनको जोड़ने पर 25 भी आएगा। तो 12 और 13 में हम 25 को ब्रेक कर ले रहे हैं, तो चलो कर लो इसको गुणनखंड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये 13 प्लस 12, 13 प्लस 12 में 25 को तोड़ना है और ये आगे है प्लस 156 बराबर 0। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। अब दो दो का पेयर बनाओ, यहाँ पे x मिला तो x माइनस 13, यहाँ पर माइनस 12 लेंगे तो x माइनस 13। गुणनखंड कर रहे हैं, दोनों पेयर में मिल रहे हैं, तो x माइनस 13 एक मिल रहा है और x माइनस 12 मिल रहा है बराबर 0। तो एक बार x का मान यहाँ से निकालेंगे, x बराबर 13
और अगर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 12। तो इसमें से कोई भी एक मान हम ले लेंगे। अगर हमने x बराबर 13 लिया तो y बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 30 में से 13 गया तो 27। अगर हमने x बराबर 12 लिया तो आ जाएगा, दोनों मान आ सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर 13 ले लेते हैं यहाँ से, सब कुछ सही हुआ यहाँ पे, ठीक। तो x बराबर अगर 13 है तो y बराबर, ये अंग्रेजी का अंक हो गया, किसका, x में माना है गणित, तो अंग्रेजी का अंक कितना हो गया, अंग्रेजी में हो गए y बराबर 30 माइनस एक्स। तो अगर 13 लिए हो तो 30 माइनस 13 कर दो, कितना आ गया, 17, है ना, 17 3 20 10 30, तो 30 में से 13 गया 17 आया। तो अंग्रेजी में अगर 13 मिल रहे हैं, मैथ में 13, तो अंग्रेजी में 17 मिल रहे हैं। 12 भी हो सकता है ना, अगर 12 है तो फिर ये कितना आएगा, 18 आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 30 आना चाहिए। तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है। तो ये हो गया आंसर कि अंग्रेजी